द तर्कस की ओर से आज हम सभी लोग बात करने के लिए आए हैं। अरुण कुमार सिंह एडवोकेट हैं और इस जनपद ही नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश का हैं और कई मामलों में देश में एक शख्सियत जिनको लोग पहचानते हैं, कामरेड तेज बहादुर सिंह अपने नाम के आगे सिंह लिखना उतना पसंद नहीं करते थे और कामरेड तेज बहादुर कहलाना ही उनको ज़्यादा अच्छा लगता था। और उनकी कहानी गांव गिरांव के बूढ़े बुजुर्गों के मुंह से आज भी सुनने को मिलती है। वो उनको अपना क्या मानते हैं, ये एक एपिसोड में, एक वीडियो में बताना मुश्किल है। गांव-गांव में उनके चहेते, उनके दीवाने, उनके पीछे पागल होने वाले आज भी हैं, जो बताते हैं कि उन्होंने उनके लिए क्या किया। जो विभिन्न समुदाय के गरीब, खेतिहर, किसान, मजदूर, निहायत गरीब, जिनके लिए कोई नहीं आवाज़ उठाता, उनके साथ उन्होंने जो कुछ किया वो अपने आप में एक मिसाल है। तो आज हम उसी परिवार की तीसरी पीढ़ी से, उनके पौत्र एडवोकेट साहब से बात करेंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि आपको उनके साथ समय मिला था, समय गुजारने का, उनको जानने का, पहचानने का, उनको समझने का। तो मैं चाहूँगा कि एडवोकेट अरुण कुमार सिंह जी, आप उनके बारे में हमें बताएं और फिर हम बीच में आपसे सवाल कर सकते हैं और आपसे फिर आगे भी बात करें। आप उन पर एक किताब भी लिख रहे हैं, उस किताब को अभी आपने फाइनल नहीं किया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि संक्षेप में आप उनके पिताजी से लेकर के अपनी पीढ़ी तक का भी संक्षेप एक बात बताएंगे और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को जरूर टच करने की कोशिश करें, संस्मरणों को सुनाएं, जिससे नौजवान पीढ़ी आज की प्रेरित हो सके। क्योंकि आजकल नौजवान निहायत निराश, हताश और स्वार्थी भी हो गया है। तो कैसे हम समाज के लिए चिंतन करें, इस पर ये रोशनी डालने वाली और आवाज़ उठाने के लिए दम भरने वाली ये वार्ता मैं समझता हूँ होगी। एडवोकेट साहब इस तरीके जोर से अब उधर देखिए। हाँ, धन्यवाद भाई। मुँह अच्छी आपने अभी कहा कि कभी भी उन्होंने अपने नाम के आगे कोई टाइटल सिंह की या किसी तरह की टाइटल नहीं लिखा। मैं आपको बताऊं कि 1950 से लेकर और उनके मृत्यु 88 तक न कोई खत ऐसा मिला, न कोई उनकी किताब ऐसी मिली और न कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मिला जिसमें कभी उन्होंने तेज बहादुर के आगे सिंह लिखा हो। कोई टाइटल कभी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने नहीं लिखा। जहाँ तक उनकी शिक्षा दीक्षा का है मामला, गांव के से 8-10 किलोमीटर दूर चिरैया कोट से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा ली। फिर इसके बाद उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी में गए, वहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट करने के पश्चात उनका पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया। लेकिन घर में तो बड़ा उत्साह था, लेकिन उनकी मनस्थिति यह थी कि बंगाल के तमाम क्रांतिकारियों से, यहाँ तक कि दुर्गा भाभी वगैरह से भी उनके संपर्क इंटरमीडिएट में पढ़ते हुए ही हो चुका था और वो बिल्कुल क्रांतिकारी ढंग के व्यक्ति बन चुके थे। स्वतंत्रता आंदोलन में, आजमगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन तो पूरे मुल्क में था। आजमगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में मैं समझता हूँ कि उतना ज़्यादा रोल किसी का नहीं रहा है। जैसे उन्होंने तरवा थाने को फूंकने की योजना बनाई। लोगों ने, उनके समकक्ष उस दिनों जो साथी थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, लालगंज तहसील को जलाया जाएगा। तो उन्होंने राय दिया कि देखो, तहसील सड़क पर है, वहाँ पुलिस आ सकती है। दूसरी, हम थाने को फूंकेंगे तो हमको असलहे मिल जाएंगे, तहसील को जलाने से हमको असलहे नहीं मिलेंगे। लगभग 5-7 हज़ार की भीड़ के साथ उसका नेतृत्व करते हुए सवेरे का वक्त था, इन लोगों ने तरवा थाना को भेज दिया। पुलिस भी खड़ी हो गई राइफल तान की कंपाउंड।
बाद में थानाध्यक्ष ने कहा कि हम कुछ बात करना चाहते हैं। एक प्रस्ताव आया पुलिस की तरफ से, तो लेकिन एक आदमी कोई आवे बात जिससे हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों ने इनका नाम प्रपोज किया कि आप बात करिए। इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं बात करूँगा, मैं जा रहा हूँ थाने के अंदर। तो गजराज सिंह साहब थे, वो भी तरवा थाना छूटने में रहे और बड़े स्वतंत्रता आंदोलन के बड़ी हैसियत थे। गजराज सिंह उनको नेताजी को प्रहलाद को अपना बड़ा भाई मानते थे। उन्होंने कहा भैया नहीं, अकेले अगर आप जाएंगे तो भीतर आपको गोली मार देंगे। इन्होंने कहा कि देखो गजराज, कोई गोली नहीं मारेगा, एक शर्त है कि भीड़ इसी तरह बनी रहे, भीड़ हटे ना। और दूसरे हम भीड़ में आए हैं तो वो भी इंतजाम करके हम आए हैं। मेरे पास सैकड़ों बम हैं। और सादात में 4 दिन पहले एक घटना हुई थी। सादात थाने के थानाध्यक्ष को पेड़ में जिंदा बांध के पब्लिक ने जला दिया था, निकटवर्ती थाना है वो। तो उन्होंने कहा कि ये हादसे हुए हैं, इसका भी प्रभाव है, हमको जाने दो। और अकेले ये पहुँच गए थाने के अंदर। पुलिस वालों ने इनको घेर दिया। तो इन्होंने थानाध्यक्ष से कहा कि सुनो एक बात, हम यहाँ तक आए हैं तो पूरी योजना बना के आए हैं। तुमको मरने से डर लग रहा होगा, हमने तो यह काम ही शुरू किया है जीने और मरने के लिए। और तुम क्या समझते हो कि हम अपनी बचत के लिए कुछ उपाय नहीं करके आए हैं? अभी तुम मुझको गोली मारोगे, पता ये चलेगा कि सैकड़ों बम कंपाउंड में गिरे और ये बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी और तुम लोगों के चीथड़े उड़ जाएंगे। पुलिस सहम गई। थानाध्यक्ष ने इनसे कहा कि आप हमसे चाहते क्या हैं? इन्होंने कहा कि हम आपसे बस कुछ नहीं चाहते हैं, हम इस थाने को जलाएंगे, सारे दस्तावेजों को जलाएंगे और थाने के सारे असलहे हम लेंगे। थानाध्यक्ष तैयार हो गया, पूरी फोर्स तैयार हो गई, सारी राइफलें, थानाध्यक्ष की पिस्टल, ये सब इनके कब्जे में हो गई। अकेले थाने के अंदर थे, सब कुछ कब्जे में इन्होंने ले लिया। इसके बाद भीड़ को इशारा किया, भीड़ भी भीतर घुस गई और पूरा थाना जला के खाक कर दिया गया। तब थानाध्यक्ष ने बड़े विनम्र होकर इनसे कहा कि मेरे परिवार की सुरक्षा का क्या होगा? उन्होंने कहा कि आप जो कहो, हम आपके परिवार को असुरक्षित नहीं होने देंगे। हमको जो करना था मैंने कर दिया। तो थानाध्यक्ष ने कहा कि ये पिस्टल जो आपने लिया है ये मेरी व्यक्तिगत, ये थाने की पिस्टल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपना असलहा रजिस्टर दिखाओ। थाने के रजिस्टर का बाकायदे मुआयना बैठ के किया उन्होंने और कहा कि हाँ ये पिस्टल थाने की नहीं है। और उसकी सब कारतूस उन्होंने निकाल के जेब में रख लिया और कहा लो ये पिस्टल तुम्हारी। पिस्टल वापस कर दिया। और उन दिनों थानाध्यक्ष लोग घोड़ों पर चला गए, क्योंकि उदय प्रताप कॉलेज जैसी संस्था में जब पढ़े थे तो उनको हॉर्स राइडिंग भी आती थी, सारी चीज़ें थी। सारी राइफलों को कंधे पर लटकाए हुए और थानाध्यक्ष के घोड़े पर बैठकर ये सीधे गांव पर अपने मकान उनके पिताजी आदित्य सिंह जी बाहर बैठे हुए छोटे वाले चाचा को, जैसा कि नेताजी खुद बताते थे कि मैं जब पहुंचा तो पिताजी महेंद्र को दाना खिला रहे थे, ऐसे जैसे चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में दाना डालती है। और कहा मैं जब घोड़ा मुझको इस रूप में उन्होंने देखा तो इतने घबरा गए कि जिस खाट पर बैठे थे उसी पर खड़े हो गए और हाथ जोड़ने लगे। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे अलावा एक बहुत बड़ा परिवार है और उस बहुत बड़े परिवार की भी जिम्मेदारी मेरे पर है। नेताजी बताते थे कि मैं घोड़े से उतरा, मैंने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, इसका एहसास हमें नहीं था। अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा। नहीं आऊँगा। उस क्रांतिकारी के शब्द थे, हाँ। अपने परिवार और लोगों की भावनाओं को देखते हुए।
कहा कि मैं अब दोबारा नहीं आऊँगा। नेताजी बताते थे कि मेरी माँ वहीं खड़ी थी। अक्सर वो कहा करते थे कि मेरी माँ बड़ी बहादुर थी। उसने जीवन में कभी मुझसे यह नहीं कहा कि तेज बहादुर तुम्हारा काम गलत है, तुम्हारे रास्ते गलत हों, कभी नहीं कहा उसने। घोड़े को भी वहीं छोड़ दिया उन्होंने दरवाजे पर, और सारे राइफल और सारे असलहे लिए हुए मेरे गांव के दक्षिण एक फद्दूपुर गांव था। फद्दूपुर गांव के दक्षिण एक नदी, उस नदी के तट पर चारों तरफ बड़ा विशाल जंगल हुआ करता था उन दिनों। इतना घना, इतना विशाल कि लोग भय से दिन में भी नहीं जाते थे। और ये उसी जंगल में चले गए। बताते थे कि मैं अकेले रात में भी उस जंगल में अकेले कुछ चद्दर लुंगी बिछा के सो लेता था। अब मुझको कभी भय नहीं लगा। ये बात घर वालों को पता चली कि ये जंगल में है, तो मेरे पिता, उनकी उम्र भी 17-18 वर्ष की थी, त्रिभुवन सिंह। वो रात का, दिन का खाना तो नहीं कभी पहुंचा पाए, रात का खाना लेकर के उनको खिलाने जाया करते थे। तो उन्होंने बता दिया था कि वो जो मोटा बरगद का पेड़ है, जब भी आओगे हम वहीं मिलेंगे। हफ्तों खाना लेके वो जाते थे। तो कभी कभी दादा नेताजी पूछा करते थे मेरे पिता से कि तुम डरते तो नहीं हो आने में? मेरे पिता कहते थे कि जब वो पूछते थे कि डरते तो नहीं हो, तो मैं हंस दिया करता था, बोलता नहीं था। फिर इसके बाद जो फरारी का, इसके बाद चौथे या पाँचवें दिन एक डिप्टी एसपी जो अंग्रेज था और पूरी फोर्स लेके मेरे घर पर, मेरे घर की औरतों को घसीट के बाहर फेंक दिया गया, निकाल के घर से। हमारा जमींदार परिवार था, कच्चा मकान उन दिनों रहता था, लेकिन बहुत बड़ा मकान था, 3 आंगन का मकान था। मेरी माँ मुश्किल से 1 महीना पहले शादी होके आई थी, उसको भी घसीट के बाहर फेंक दिया। मेरे बीच के चाचा थे यतीन्द्रनाथ सिंह, वो 10-11 साल के थे। उस डिप्टी एसपी ने कहा कि इसका पाँव बांध के कुएं में लटका दो। ये बुढ़िया वैसे नहीं बताएगी। नेताजी की माँ को संबोधित करके कहा, और उनका दोनों पैर बांध माँ के, का क्या नाम था? दिलावती। तो उनका दोनों पैर बांध के कुएं में लटका दिया और मेरे घर को इस कदर जलाया गया कि 3 आंगन का घर धूं करके जलता रहा और वहाँ 20 दिन तक वो पड़ी रही। कोई एक गिलास पानी भी फेंकने की हिम्मत नहीं कर पाया और पूरा घर राख में तरमीम हो गया। बाहर कुएं के पास एक झोपड़ी डाल के नेताजी की माँ, उनके पिता, मेरे पिता, ये लोग रहने लगे और महिलाओं को उनके मायके भेज दिया। बड़ा अजीब दौर था। इसके बाद फरारी का दौर जब शुरू हुआ तो इन्होंने, नेताजी कहते थे कि मैंने ये महसूस किया कि ये मैदानी इलाका है, हम यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते। और कभी कभी हंस के कहा करते थे कि आजमगढ़ ज़िले में नदियों का रास्ता जितना मैं जानता हूँ, मेरा दावा है कोई नहीं जानता। उसका कारण था पूरी फरारी की ज़िंदगी में ये नदियों के रास्ते से, किनारे से ही होते हुए चला करते थे। कभी गांव के बीच से या चक्रोड या पगडंडी से होकर कभी नहीं चलती। उन दिनों इनके फरारी में इनके साथ गजराज सिंह साहब थे, एक बच्चेलाल शास्त्री थे। 3 आदमी अक्सर रहा करते थे। कभी कभी बताते थे नेताजी कि 2-2 दिन खाना भी नहीं मिलता था। कहीं एक रात को हम लोग नदी के किनारे के रास्ते से जा रहे थे तो बच्चेलाल शास्त्री की उम्र कम थी। उन्होंने कहा भूख बहुत लगी,
तो मटर की फसल थी उन दिनों खेतों में। वो दौड़ दौड़ करके मटर की फसल उखाड़ उखाड़ करके खाने लगे। तो पिताजी ने कहा कि मैंने कहा बच्चे लाल, जो झोला है तेरे हाथ में उसमें 6 बम, अगर कहीं गिर गया तो आवाज़ भी होगी या तू मर भी जाएगा। कहा कि मैंने हंसते हुए कहा और वो बार बार उखाड़ उखाड़ के खाते रहे। कहें इसी बीच बच्चे लाल का वाकई में पैर फंस गया, जिसको झंगड़ा बोलते हैं फसल का, और वो गिर पड़े, झोला नीचे वो ऊपर, और बम ब्लास्ट कर गया बड़ी तेज आवाज़ में। पिताजी कहने लगे कि अब समस्या ये हो गई कि अब इनको लेके कैसे अब क्या किया जाए। नदी भी थी, पानी खूब था। कहा कि पहले दिमाग में यही आया कि जल्दी से नदी के इस पार से उस पार हो लिया जाए, और उस पार होके आगे निकल लिया जाएगा तो लोग तो दौड़ेंगे तो यहाँ तक आएंगे। कहें बच्चे लाल को मैं लुंगी कहते थे कि मैं फरारी में लुंगी बांधता था और पूरी बाँह की शर्ट पहनता था। कहा मैंने लुंगी खोली और बच्चे लाल को घटरी की तरफ बांधा और नदी के उस पार ले गया। गजराज सिंह ने कहा कि तुम तो तैर के आ जाओ। गजराज सिंह ने कहा अरे भैया मैं तो तैरना ही नहीं जानता। फिर ये नदी तैर के गए और गजराज सिंह साहब को भी उसी तरह बांध करके ले आए। अब प्रश्न उठा कि बच्चे लाल को सुरक्षित कहाँ भेजा जाए। तो कहें कि उसी तरह गठरी बांध के मैं चला और थोड़ी दूर पर एक यादव लोगों की बस्ती था, उसमें मेरा एक परिवार मैं लेके वहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि और तो नहीं कुछ, हमारे घर में दही है। अरे ले आओ दही का लेप उनके जलने के ऊपर कर दिया गया। कहा साहब यादव परिवार ने पूरा दही का लेप किया और वहीं से एक लड़के को गांव पर मेरे गांव पर भेजे, मेरे पिता को बुलाया और मेरे पिता ने व्यवस्था करके बाहर लोगों की एक डोली खटोली में बच्चे लाल को लिटा के किसी तरह किसी उनके रिश्तेदारी के गांव में भिजवाया। तो ये दौर ऐसा था। कहते थे कि एक बार हम लोग 2 दिन के भूखे प्यासे थे। ठेकमा बाजार आप देख रहे होंगे, कहें ठेकमा बाजार से गुजर रहे थे सड़क से। कहें वो बच्चे लाल भी था, अपने को कहते कहें मैंने कहा बच्चे लाल भूख लगी। बच्चे लाल ने कहा कि अब तो हम चल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, आगे चलो। असमनिया एक गांव है वर्धा के पास। असमनिया में मेरा एक परिचित परिवार है जोखई सिंह, वहाँ खाने को मिल जाएगा। है कि मैं और बच्चे लाल साहब जोखई सिंह के दरवाजे पर जोखई सिंह दरवाजे पर नहीं थे, उनके एक भाई पहलवान थे, वो बैठे थे। मुझको देखते ही वो खड़े होके हाथ जोड़ के उन्होंने कहा भैया आपन घरवा फुकवा लेला, अब हमरो फुकवा का। 1 मिनट हम मौन होके खड़े रहे। फिर बच्चे लाल से उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। असोनिया से सटे हुए उन दिनों बहुत बड़ा ऊसर था। मैं उसी ऊसर में रात हो गई थी, हम लोग बैठे थे और यही बात कर रहे थे कि लोग खाना और पानी भी देने को तैयार है। यह बात एक पंडित जोनहरी का खेत था, उनका मचान डाल के थे, वो सुन रहे थे तो वो उतर के आए। उन्होंने कहा आप लोग कौन हैं? नेताजी ने कहा कि मैं गुस्से में था, मैंने कहा आप कौन होते हो या जानने वाले, हम लोग कौन हैं? तो बच्चे लाल ने बताया कि ये तेज बहादुर हैं और मैं बच्चे लाल साहब। तो उन्होंने पंडित जी ने कहा कि तेज बहादुर आप वही हैं जो दरवा थाना पूछते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं वही। उस आदमी ने कहा मैंने सुन लिया है, मैं आप लोगों को चावल और चोखा यही बना कर खिलाऊँगा। कहें वो आदमी गया, घर से मीठी ले आया, चावल ले आया, आलू ले आया और चावल चोखा अपने पका करके दिया तो हम लोग खाए।
तो कहाँ ऐसे ऐसे दौर भी मिलते थे। फिर उन लोगों ने आपस में तय किया कि अब तो कदाप हम सुरक्षित नहीं हैं। अब रिश्तेदारों के घर भी दबिश होने लगी थी, परिचितों के घर भी दबिश होने लगी थी। तो इन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों से कुछ संपर्क बनारस में किया इन लोगों ने। तो लोगों ने कहा कलकत्ता निकल आओ। तो ये कहा कि मैं बच्चेलाल शास्त्री के साथ कलकत्ता चला गया। हाँ, कलकत्ता में एक प्रेस में मैं काम करने लगा और हम लोग कभी कभी एक गांधी आश्रम था, वहाँ हम लोग शाम को हम बच्चेलाल जाते थे, बैठते उठते थे। लेकिन लगता है कि ये मुखबिरी कहीं न कहीं से हो गई। हाँ, हम बच्चेलाल आश्रम पर गए, खादी आश्रम पर। तो कहा मैं सामने नाई की दुकान में जा कर के बाल कटवाने लगा और बच्चेलाल आश्रम पर बैठे थे। तभी पुलिस आ गई और पुलिस ने बच्चेलाल शास्त्री को पकड़ लिया। कहीं शीशे से मैंने देखा कि पुलिस बच्चेलाल शास्त्री को पकड़ रही, गिरफ्तार कर। कहा मैं धड़ से उठा और दूसरी गली से नाई की दुकान से निकल करके चला गया। कहा लेकिन चला तो गया मैं, लेकिन दिमाग ये उलझता रहा कि हम ही को पूछेंगे और बच्चेलाल को बहुत मारेंगे। एक दो घंटे के बाद मैं पता करने आया कि कहाँ ले गए हैं, क्या है, कैसे है। फिर गांधी आश्रम पर कहाँ मैं आ गया, ये अंदाज भी नहीं था। कहाँ एक कुर्ता धोती पहने हुए आदमी ने मेरे पीछे से मेरा नाम लेके पुकारा। कहाँ कि झट से मैं घूम गया और कहाँ मेरा घूमना था कि 20 पुलिस वालों ने आकर के मुझको खेत पकड़ा। इस तरह हमारी और बच्चेलाल की गिरफ्तारी कलकत्ता में हुई। कहाँ वहाँ गिरफ्तार करने के बाद वो CID ऑफिस ले आए। कहाँ बच्चेलाल जमीन पर बैठाए थे। कहाँ मैंने धीरे से पूछा बच्चेलाल मारा तो नहीं है? बच्चेलाल ने कहा नहीं अभी तो नहीं मारा। तब तक एक अंग्रेज डिप्टी SP एक हंटर हाथ में लिए हुए और उसके संग अन्य पुलिस वाले वक्त आ गए CID ऑफिस में। तो उन्होंने अंग्रेजी में नेताजी से पूछा कि तुम अंग्रेजी समझते हो, अंग्रेजी में जवाब दे सकते हो? इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल अंग्रेजी समझता हूँ, अंग्रेजी में जवाब भी दे सकता हूँ। ये बातें उस अफसर से और नेताजी से अंग्रेजी में। क्या इसके बाद मुझको एक कमरे में ले गए, बड़ी तेज लाइटिंग, बहुत तेज। क्या मुझको एक स्टूल पर इशारा किया बैठने के लिए। क्या मैं बैठ गया। क्या वो अंग्रेज अफसर भी, डिप्टी SP भी, कुर्सी लगाई गई, बैठा। उसके हाथ में एक हंटर था। कहा पहला सवाल उसने मुझसे किया कि तरवा थाने को और कुरासो रोड रेलवे स्टेशन किसके उकसावे में होके आप लोगों ने जलाया? नेता ने कहा कि मैंने तपाक से कहा कि आपके वायसराय का बयान सुना था। देखो आपके वायसराय बोल रहे थे कि क्रांतिकारी लोग थानों को, तहसीलों को, रेलवे स्टेशनों को जलाने की योजना बना रहे हैं और मैंने इसी को कांग्रेस का कार्यक्रम समझ लिया। मुझको किसी ने, कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने चिट्ठी नहीं लिखी, मैंने तो आपके वायसराय के बयान को ही कांग्रेस का कार्यक्रम मान लिया। क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराने का लहजा हुआ उसका और नेताजी की लगता था कि मेरे इस जवाब से वो पूरा संतुष्ट था। उसने एक डंडा भी मेरे ऊपर नहीं चलाया। कहा खट से खड़ा हो गया और वहाँ दूसरे अधिकारियों से उसने कहा कि इनको कल, इन दोनों को कल आजमगढ़ भेज दो, ट्रायल हो जाता। वो चला गया। दूसरे दिन हम लोगों को फोर्स लेकर के आई और आजमगढ़ जेल में हम लोगों का दाखिला करा दिया। जेल के अंदर पहुँचे तो गजराज सिंह पहले ही से गिरफ्तार हो चुके थे, 2-4-6 दिन पहले वो भी मिले।
कहीं इस तरह हम लोगों की गिरफ्तारी जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तरवा थाना, फूकना, कुरासो रोड रेलवे स्टेशन पूरा जलाना और कुरासो रोड रेलवे स्टेशन पर तो बाकायदे दोनों तरफ से पुलिस और इन लोगों के बीच फायरिंग हुई। तो अब जेल की ज़िंदगी शुरू हो गई। जेल दोस्त, एक संवेदनशील इंसान, एक क्रांतिकारी, एक देश प्रेमी, कितने आयाम थे उनकी ज़िंदगी के और कितने सारे संघर्षों को उन्होंने झेला और उनका पूरा इतिहास किसी के भी रोंगटे खड़ा कर देने के लिए काफ़ी है, आंखों को नम कर देने के लिए काफ़ी है। और अब ये तो एक झलक थी उनकी ज़िंदगी के कुछ क्षणों की, अभी बहुत सारे इस तरह की घटनाक्रम रहे होंगे जिनको आगे भी हम देखते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और आज इस बातचीत के लिए आपने समय दिया। मैं कमला सिंह तरकस द तरकस की